हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आज होगा तरंगों के स्रोत के बारे में। यह जो तरंगें निकलती हैं वैद्युत चुंबकीय, वो कैसे निकलती हैं, कैसे बनती हैं, इसके बारे में जो है इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें का पहला हेडिंग, तरंगों के स्रोत। ध्यान से समझिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, संक्षेप में इसको ईएम भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें यह कैसे उत्पन्न होती हैं। ध्यान दें, न तो स्थिर आवेश, न ही एक समान गति से चलते हुए आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत हो सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत कौन है? वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलते कहाँ से हैं? वे न तो स्थिर आवेश, मतलब जो आवेश होंगे वे स्थिर नहीं होंगे। न तो स्थिर आवेश, मतलब आवेश स्थिर नहीं होने चाहिए, आवेश गतिशील होने चाहिए। और न ही एक समान गति से चलते हुए आवेश। एक समान गति से चलते हुए आवेश भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। कौन उत्पन्न करेंगे? जिनकी गति जो है बदल रही हो, वे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत होंगे। तो न तो स्थिर आवेश, ठीक है, मतलब आवेश जो हो वह स्थिर न हो, वह पैदा कर सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन पैदा करता है? तो न तो स्थिर आवेश, मतलब आवेश स्थिर नहीं होना चाहिए, तो वह पैदा कर देगा। और न तो एक समान गति से चलते हुए आवेश, ठीक है, एक समान गति से चलता हुआ आवेश भी पैदा नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? जो न चल पा रहा हो, एक समान गति से, गति बदल रही हो, ठीक है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर आवेश तो केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए आवेश स्थिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्थिर अगर आवेश है तो वह केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, पर वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। आवेश जो है अगर गतिमान है, गतिमान आवेश है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, पर वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। आवेश गतिमान हो लेकिन वह समय के साथ परिवर्तित हो। अगर समय के साथ परिवर्तित आवेश होगा तो वह वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत बनेगा। मैक्सवेल के सिद्धांत की यह एक महत्वपूर्ण निष्पत्ति है कि त्वरित आवेश, एक्सिलरेटेड चार्ज, विद्युत चुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं, ठीक है। जो त्वरित आवेश होते हैं, एक्सिलरेटेड चार्ज होते हैं, वे वैद्युत चुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस मौलिक निष्पत्ति का प्रमाण प्रस्तुत पुस्तक के विस्तार से परे है, ठीक है। कैसे जो है त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा करते हैं, इसके बारे में प्रमाण जो है आपको यहाँ पर नहीं जानना है, परंतु हम इसको एक अपरिष्कृत गुणात्मक विवेचन के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मौलिक निष्पत्ति होती है त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की, इसके प्रमाण जो है इस पुस्तक के विस्तार क्षेत्र से परे है। यहाँ पर आपको इस स्टैंडर्ड पे क्लास 12 में नहीं जानना है, लेकिन हम इसको एक अपरिष्कृत गुणात्मक विवेचन के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक आवेश है, ठीक है, मान ले रहे हैं कि एक आवेश है जो किसी निश्चित आवृत्ति से दोलन कर रहा है, ठीक है। एक आवेश है जो किसी निश्चित आवृत्ति से दोलन कर रहा है। यह उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक आवेश है
जो निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है, यह उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो पुनः एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो पुनः एक दोलित विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो आप देख रहे हैं कि मान ले रहे हैं एक आवेश है जो निश्चित आवृत्ति से दोलन कर रहा है। आवेश के निश्चित आवृत्ति से दोलन करने के कारण, ठीक है, एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक दोलित विद्युत क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक दोलित विद्युत क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह प्रक्रिया चलती रहती है। अतः दोलित विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को संपोषित करते रहते हैं। दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को संपोषित करते हैं, या कहें कि तरंग गमन करता है, तरंग चलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, जो पुनः एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो पुनः एक दोलित विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को संपोषित करते हैं, या कहें कि तरंग गमन करती है। स्वाभाविक रूप से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह आवेश के दोलन के आवृत्ति के बराबर होती है। गमनकारी तरंगों से जुड़ी ऊर्जा स्रोत अर्थात त्वरित आवेश की ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ठीक है, गमनकारी तरंगों से जुड़ी जो ऊर्जा है वह स्रोत से ही प्राप्त होती है, अर्थात त्वरित आवेश की ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी तक जो भी चर्चाएं की गई उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रगुक्ति का परीक्षण की प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है सहज हो सकता है। प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात की पुष्टि जो है आसानी से कर सकते हैं। हम विचार करते हैं कि दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश मान लेते हैं पीला कलर, उत्पन्न करने के लिए हमें बस एक आवेश को उस प्रकाश की आवृत्ति से दोलन कराने के लिए एक एसी परिपथ की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको दृश्य प्रकाश अर्थात पीला कलर उत्पन्न करना है तो इसके लिए आपको एक आवेश को उस प्रकाश की आवृत्ति से दोलन कराने की एक एसी परिपथ की आवश्यकता होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा संभव नहीं है। पीले प्रकाश की आवृत्ति लगभग 6×10⁻14 हर्ट्ज की होती है, जबकि अत्यधिक आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से जो अधिकतम आवृत्ति हम प्राप्त कर सकते हैं वह लगभग 10⁻11 हर्ट्ज ही होती है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश पीला उत्पन्न करने के लिए हमें बस एक आवेश को उस प्रकाश की आवृत्ति से दोलन कराने के लिए एक एसी परिपथ की आवश्यकता होती है। लेकिन पीले प्रकाश की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है, जबकि अत्यधिक आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से हमें अधिकतम आवृत्ति जो प्राप्त होती है वह लगभग 10⁻11 हर्ट्ज तक ही होती है। यही कारण है कि जब वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन हुआ तो वह निम्न आवृत्ति की तरंगों के लिए ही हुआ, उच्च आवृत्ति के तरंगों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ नहीं थे। ठीक है, तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन हुआ तो वह निम्न आवृत्ति के तरंगों अर्थात रेडियो तरंगों के परिसर के लिए हुआ, जैसा कि हर्ट्ज के प्रयोग के प्रकरण में आप देख सकते हैं। मैक्सवेल के सिद्धांत के परीक्षण के लिए किए गए हर्ट्ज के सफल प्रयोग ने सनसनी फैला दी। मैक्सवेल के सिद्धांत के परीक्षण के लिए किए गए हर्ट्ज के सफल प्रयोग ने
सनसनी फैला दी तथा ये प्रयोग इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कारणों के लिए प्रेरणा का आधार बने। ठीक है, यह जो हर्ट्ज का प्रयोग है वह इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरणा का आधार बना। ठीक है, इस संबंध में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उल्लेख किए जाने योग्य हैं। पहला, ठीक है, इस संबंध में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उल्लेख किए जाने योग्य हैं। पहला, हर्ट्ज के प्रयोग, हर्ट्ज के प्रयोग, हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद, हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में कार्य करते हुए काफी कम तरंग दैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने और उन्हें प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद भारत के जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में कार्य करते हुए काफी कम तरंग दैर्घ्य 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने और उन्हें प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। उनका प्रयोग भी हर्ट्ज के प्रयोग की भांति प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। लगभग उसी समय इटली के गुग्लियो मार्कोनी ने, लगभग उसी समय इटली के गुग्लियो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण करते हुए कई किलोमीटर तक की दूरियों तक वैद्युत चुंबकीय तरंग संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो गुग्लियो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण करते हुए कई किलोमीटर तक की दूरियों का वैद्युत चुंबकीय तरंग संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी के प्रयोग से, मार्कोनी के प्रयोग से संचार के क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो मार्कोनी के प्रयोग से ही संचार के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल के क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तरंगों के स्रोत के बारे में। थैंक यू।